सो नेक्स्ट डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली। तो बच्चे ये ऑर्गेनलीज कंटिन्यूटी में नहीं रहती है उस सिस्टम के साथ, ठीक है, तो इसीलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। बट इन ऑर्गेनलीज का एक प्रॉपर्टी है जो मैं स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। सो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली की वो प्रॉपर्टी जो है वो है इनका सेमी ऑटोनॉमस होना। दो ऑर्गेनलीज यहाँ पे करेंगे। इट इंक्लूड्स माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोटिस्टा हर किसी में मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा है प्लास्टिड्स जो एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे। तो ये दो ऑर्गेनलीज है और ये दोनों ऑर्गेनलीज जो है बेटा सेमी ऑटोनॉमस रहने वाली हैं, ठीक है, यानी कि सेल्फ रेगुलेटिंग। दीज आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली दोनों। सेमी ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मीन्स ऑटोमेटिक, यू कैन से ऑटोमेटिक, सेमी मीन्स हाफ। तो हाफ ऑटोमेटिक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनलीज के पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है, कुछ आरएनए होता है और प्रोटीन फॉर्मिंग मशीनरी रहती है इंक्लूडिंग 7ts राइबोसोम्स, जिसकी वजह से ये अपनी रिक्वायरमेंट के कुछ प्रोटीन्स, सारे नहीं, कुछ प्रोटीन्स बना पाते हैं, ठीक है। सारे बना लेंगे, हर चीज बना लेंगे तो उसको सेल का ही कैटेगरी सेल नहीं मान सकते हैं, है ना। तो वैसा कुछ नहीं है, इनमें ये अपनी रेगुलेशन और फंक्शन के लिए कुछ ही प्रोटीन्स बना पाते हैं जो इनको काम करने में हेल्प करेंगे। तो बच्चे दे कैन फॉर्म और सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, ठीक है। और उसके लिए इनके पास है सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, सम आरएनए एंड प्रोटीन फॉर्मिंग मशीनरी। इनके पास प्रोटीन फॉर्मिंग मशीनरी भी है जिसकी वजह से ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चे जिसकी वजह से ना बच्चे एक चीज है, माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड्स में ये टेंडेंसी भी है कि ये खुद का फिजन कर सके, यानी कि खुद को रेप्लिकेट कर सके। तो बच्चे दीज ऑर्गेनलीज कैन आल्सो रेप्लिकेट देमसेल्व्स, डिवाइड बाय फिजन, तो फिजन भी शो करते हैं। तो मतलब ये दो ऑर्गेनलीज ऐसी हैं जो अपनी तरह की एक नई ऑर्गेनली बना सकते हैं सेल के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इन दोनों ऑर्गेनलीज की हैं, लेकिन एक एक करके हमें डील करना है इनके फंक्शंस को, ठीक है। तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली ऑर्गेनली जो डबल मेम्ब्रेनस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पॉपुलर ऑर्गेनली है, इसका नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो हमारी सेल में ऑर्गेनली अलग अलग काम करती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें वो फैक्ट्री थी, पोस्ट ऑफिस भी देखा गोल्जी की फॉर्म में, लाइसोजाइम सुसाइडल बैग है, ठीक है, सेल को किल करने में ऑटोलाइसिस में हेल्प करता है। उसके बाद वैक्यूल्स की बात करें तो स्टोरेज हाउस है ना। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, पावर हाउस क्योंकि आपके लिए जो एनर्जी सिंथेसाइज करता है बॉडी में वो यही है, ठीक है। तो बच्चे पावर हाउस इसीलिए बिकॉज इट सिंथेसाइजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमने पहले भी कहा था एनर्जी किसी भी फॉर्म में बन रही है, एनएडीपी, एफएडीपी, किसी भी फॉर्म में बन रही है, वो हमारे पास लिक्विड मनी नहीं है। हमें कैश चाहिए खर्च करने के लिए, वो कैश एटीपी ही है और उस कैश को फॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और उस कैश के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइज करता है यूजिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आप बोलो एनारोबिक होगी तो भी तो एटीपी बनता है, तो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उसके दौरान एटीपी जरूर बनता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया की यूटिलाइजेशन नहीं होती। तो प्रोकैरियोट्स जो है वो इसीलिए हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं मोस्टली।
ठीक है, उनके पास वैसे एंजाइम्स के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। फाइन। तो बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है और एटीपी सिंथेसाइज कर रहा है। डेफिनेटली कुछ ऐसे एंजाइम्स होंगे और ऐसी मशीनरी होगी इसके पास जिसकी हेल्प से वो सिंथेसाइज कर पा रहा है चीजें। ठीक है, तो इसके लिए एक बार स्ट्रक्चर फिगर आउट करना पड़ेगा। वो स्ट्रक्चर जो कि डायामीटर में अगर हम बात करें, यानी कि इसका अगर क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो डायामीटर में वो रहेगा 0.221 माइक्रोमीटर का। ठीक है, लेकिन वही अगर हम लेंथ की बात कर लें तो लेंथ में वो 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर का रहेगा। सॉसेज शेप स्ट्रक्चर है, सॉसेज शेप यानी कि नियरली सिलेंड्रिकल विद कर्व्ड एंड्स, इस तरीके का। ठीक है, यानी कि क्रॉस सेक्शन लेंगे तो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर आ जाएगा। 0.5 एनसीईआरटी ने लिखा एवरेज। ठीक है, बाकी जो पूरी लेंथ आएगी वो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर का रहेगा। ठीक है, तो मुझे ये तो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है ना। तो बच्चे लेकिन ये एक मेम्ब्रेन है जो कि अपनी इनर मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कंप्लीटली डिफरेंट आएगी। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट मेम्ब्रेन बना रही हो। देखो स्ट्रक्चरली देखो इन्वेजिनेशन आ गई, फंक्शनली मैं बात करूं तो बहुत सारे चीजें जो है वो प्रोसेस जो है वो इस इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान पढ़ते हो आप, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सो ये आ गई आउटर मेम्ब्रेन और ये आ गई इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें कुछ फोल्डिंग्स है जिसे क्रिस्टे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टे। क्रिस्टे आर द फोल्डिंग्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया। अब भाई सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करना है? बिना मतलब के तो नहीं करेंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए। बट मेन चीज जो यहाँ पे प्रोसेस कर रही है वो है ऑक्सीजोन्स। थोड़ा सा मिस हो गया है ना। तो बच्चे आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स है, क्यों? क्योंकि वो चाहता है इनर मेम्ब्रेन कि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया हो ताकि हम एक जगह ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजोम्स अकोमोडेट कर सके। अब वो ऑक्सीजोम्स क्या है और क्यों है? तो ऑक्सीजोम जो है वो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर है ये, जो कि इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं और इनमें इस तरीके से ग्लोबुलर हेड होता है जो इस मैट्रिक्स की तरफ होगा। ये है बीच में मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स से बच्चे आपको डबल स्ट्रैंडेड जो है सॉरी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए दिख जाएगा। ठीक है, कुछ आरएनए दिख जाएंगे और 70s राइबोसोम्स दिख जाएंगे। ठीक है, सो यही वो स्ट्रक्चर है, रीजन। ठीक है, बाकी जैसे हम कह रहे थे ऑक्सीजोम इसका हेड मैट्रिक्स की तरफ रहता है और ये इंसर्टेड रहता है इनर मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर पूरी सरफेस पे ऐसे ऑक्सीजोम्स होंगे। नहीं तो इसी शेप में होने थे। अब ये एरिया भी है, ये एरिया भी है, ये एरिया भी है। जितने ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा अकोमोडेशन हो जाएगा। ठीक है, सो दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑक्सीजोम्स। इन ऑक्सीजोम्स को F0 F1 पार्टिकल कहा जाता है बेटा, क्योंकि अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, इसमें एक एक हेड है, ये पेडिकल है जिसे स्टॉक कहा जाता है और ये आ गया बेस। तो ये स्ट्रक्चर है इसमें। ये जो बेस है ना ये इनर मेम्ब्रेन में ही एम्बेडेड है। ठीक है, ये आ गया पेडिकल और स्टॉक। मोस्टली स्टॉक नाम दिया जाता है, मोस्टली जगह स्टॉक नाम यूज करते हैं, बट पेडिकल भी आप टर्म यूज कर सकते हो। बाकी ये है हेड। ठीक है, जिसमें से बेस को कहा जाता है F0 पार्टिकल
और हेड जो है वो F1 पार्टिकल है। ठीक है, और बच्चे इस F1 रीजन में यानी कि F1 पार्टिकल जो है इट हैज एटीपी फॉर्मिंग एंजाइम्स। इसमें एटीपी फॉर्मिंग एंजाइम्स हैं जो कि एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोसेस के लिए यूज करते हैं हाइड्रोजन आयंस, बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, सीक्वेंस है वो रेस्पिरेशन में जानना है। ठीक है, तो बच्चे ये F1 पार्टिकल यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चे इनर मेम्ब्रेन हो, F1 पार्टिकल हो, वो क्या कर रहे हैं, एटीपी के लिए पूरा प्रोसेस करते हैं। लेकिन बच्चे मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें हमने ऑल्दो देखी। एक तो डीएनए, ठीक है, ऊपर से कुछ जगह आरएनए है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही बेटा, ठीक है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहता है। और उसके बाद ये 70s राइबोसोम्स। इस तरीके से हमारे पास अरेंजमेंट है। तो इससे तो पता चल रहा है कि मैट्रिक्स रीजन में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लेकिन बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो इस मैट्रिक्स रीजन में होता है। हम यहाँ एटीपी की बात कर रहे हैं, और एटीपी फॉर्मेशन से पहले जरूरी है कि एटीपी के फॉर्मेशन के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन है ना। अब वो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो कंटेंट बनेगा उसी से तो एटीपी बनेगा, उसी की चीजों से फर्दर F0 F1 पार्टिकल जो है वो एटीपी बनाएगा। तो वो बच्चे मैट्रिक्स में उस एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं। आपने सुने हैं दो प्रोसेसेस, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस ऐसा प्रोसेस है जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अगर सेल को फिर एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाते हैं। तो मैट्रिक्स में जाने के बाद क्रेब्स साइकिल होता है, और क्रेब्स साइकिल से जो चीजें बनती हैं उसी से एटीपी बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा प्रोसेस होगा। ठीक है, सो बच्चे सिंथेसिस ऑफ एटीपी यूजिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम लिख रही हूँ क्रेब्स साइकिल। और जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती उनमें क्रेब्स साइकिल नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो क्रेब्स साइकिल नहीं, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं। ठीक है, वैसे तो होती है, हम थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में भी इससे बात करते हैं। तो बच्चे एक्चुअली अगर देखा जाए बैक्टीरिया के केस में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो ऑक्सीजन यूज करता है। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, अभी आपका 12th का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। एरोबिक में एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बच्चे वहां पे जो हमारे पास जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था उस दौरान फ्लॉक्स बनाया जाता है। तो फ्लॉक्स के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन यूज की जाती है, उनको ऑक्सीजन दिया जाता है, याद है 12th में। तो बच्चे वो एरोबिकली बैक्टीरिया ग्रो करता है, पर उसके लिए वो एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते, वो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेसोसोम में होते। ठीक है, सो बच्चे क्रेब्स साइकिल होता है, और क्रेब्स साइकिल जो है इट अकर्स इन मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। तो क्या क्या चीजें हमारे पास क्लियर हुई, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, किसको यूज करके, ऑक्सीजोम्स को यूज करके। लेकिन ऑक्सीजोम्स क्रेब्स साइकिल के दौरान बनी हुई चीजों को यूज करते हैं एटीपी बनाने के लिए, और वो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, प्रोसेस डिफिकल्ट है वो आगे जान लेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, बस एनर्जी बनाना। तो बच्चे अब इतना सब जान लिया है, तो इसी खुशी में एक चीज और बता दो मुझे, F0 F1 पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और कहीं होता है? तो बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनेली प्लास्टिड्स। तो बच्चे ये वो ऑर्गेनेली है जो कि हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस रहेगी, सेमी ऑटोनॉमस रहेगी, विद इट्स ओन डीएनए, आरएनए एंड 70s राइबोसोम्स, यानी कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी रहेगी इसमें। तो डुप्लीकेट कर सकती है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग है। ठीक है, तो बच्चे अब प्लास्टिड्स जो है हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं इन प्लांट, बट दे आर लैकिंग इन एनिमल्स।
मतलब और मुझे बता सकते हो प्लांट्स के अलावा ऐसा कोई और ऑर्गेनिज्म जिसमें ये प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहेंगे? नहीं बच्चे, वहां पे प्लास्टिड्स इवनली नहीं रहते। प्लास्टिड्स जो है वो एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ प्रोकैरियोट। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एक प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा की एक कैटेगरी की, दैट इज यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, बट जरूरत पड़ने पर हेटेरोट्रॉपिक मोड भी शो कर सकते हैं, विच इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। उसका एक ऑर्गेनिज्म यूग्लिना है ना, प्लांट और एनिमल को जोड़ता है। सो बच्चे प्लांट में और यूग्लिनॉइड्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहते हैं, और प्लास्टिड जो है वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है लाइक दिस। पर इसके केस में लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमने फोल्डिंग्स बनाई थी यानी कि डिफरेंट मेम्ब्रेन बनाई थी, इसके डिफरेंट नहीं होती। ठीक है, मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट नहीं रहेगी। ठीक है, दो लेयर्स रहेंगी इवन मेम्ब्रेन की, तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन जो है एक इंटैक्ट, जिसकी लेंथ और विड्थ जो है वो स्लाइटली वेरिएबल रहेगी, बट ऑन एन एवरेज लेंथ जो है वो रहता है 5 to 10 माइक्रोमीटर, और विड्थ जो है वो रहेगी 2 to 4 माइक्रोमीटर। इस तरीके से हमारे पास वेरिएबल रेंज बनती है इस स्ट्रक्चर की जो हम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेंथ और ये विड्थ। अब बच्चे इसके केस में क्या होता है, इनर पूरा एक फ्लूइड रहेगा, सेमी फ्लूइड, जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है, और उसके अंदर होंगे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिस वे। These coin like structures इन स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड्स कहा जाता है। इन स्ट्रक्चर्स को थाइलाकॉइड कहा जाता है, लेकिन ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड रहते हैं। ठीक है, और आपस में जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोमल लेमिले। स्ट्रोमल लेमिले के हेल्प से जुड़े रहेंगे, ब्रिजेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इनर अरेंजमेंट रहता है, और ये आ गया पूरा फ्लूइड पार्ट यानी कि स्ट्रोमा। तो बच्चे सिंगल थाइलाकॉइड जो है, सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम थाइलाकॉइड कह रहे हैं। फाइन। लेकिन बच्चे ये पूरी जो स्टैकिंग होती है जो यहाँ पे बन रही है थाइलाकॉइड की, यानी कि एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दूसरे के ऊपर स्टार्ट है, फिर दूसरा तीसरे के ऊपर, इसी तरीके से एक एक करके लेयर बनती जा रही है, और ये पूरे स्ट्रक्चर ग्रैनम कहा जाता है। ठीक है, सिंगल स्टैक ग्रैनम, सबको मिला के बताना हो ग्रैनम। ठीक है, तो प्लूरल ग्राना, तो ग्रानम इज अ स्टैकिंग ऑफ थाइलाकॉइड्स। और थाइलाकॉइड्स आर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स। और बच्चे थाइलाकॉइड जो है उसकी मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसमें एक पिगमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो रिएक्शन सेंटर्स बनाता है, एंटीनल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। तो बच्चे वो पिगमेंट जो है वो उसे, और उसके साथ साथ एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन जो है, इट्स मेम्ब्रेन कंटेन्स क्लोरोफिल। तो एक बार रिलेट कर लेते हैं, आपको शायद रिकॉल हो जाए, वैसे तो हमें रिपीट करना है फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस के दौरान इस तरीके का स्ट्रक्चर, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के दौरान। ठीक है, सो बच्चे अब इस स्ट्रक्चर में, सेकेंड, ये ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बच्चे इसमें ये है, तो थाइलाकॉइड के स्ट्रक्चर में हम एक रिएक्शन सेंटर यहाँ पे बनाते हैं, फोटो सिस्टम, फिर दूसरा फोटो सिस्टम जो है वो हम यहाँ पे बनाते हैं। तो एक जेड
स्कीम क्रिएट होती है यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। तो बच्चे ये यहाँ पे जो जेड स्कीम बन रही है, सिस्टम बन रहा है ना, ये दो फोटो सिस्टम्स, यहीं पे क्लोरोफिल है, और ये पूरा थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में है ये फोटो सिस्टम्स, और फोटो सिस्टम्स का हिस्सा है। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्लोरोफिल कहाँ पे है, ढूंढते फिरते। तो बच्चे अब गैना हो गए, थाइलाकॉइड हो गए, अब हम बात कर रहे हैं ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स की, जिसे स्ट्रोमल लेमिले कहा जाता है। स्ट्रोमल लेमिला ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स विच जॉइंट्स ग्रैनम। ठीक है, मल्टीपल ग्रैनम यानी द फ्लूइड पार्ट आउटसाइड मैट्रिक्स जिसे आप कहते हो स्ट्रोमा। ठीक है, जो बेस बनाता है। तो बच्चे अब फोटोसिंथेसिस का बेसिक इंफॉर्मेशन यही कहती है कि फोटोसिंथेसिस से दो प्रोसेसेस होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो क्लोरोफिल लाइट रिएक्शन होती है, वो थाइलाकॉइड में होती है, तो इट्स अ साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और स्ट्रोमा इज अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। क्या है क्या नहीं है, ये पूरा प्रोसेस हम आगे डील करेंगे। बस फिर फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में होती है, लाइट फेज एंड डार्क फेज, जिसमें से लाइट फेज थाइलाकॉइड में होता है क्योंकि थाइलाकॉइड के पास क्लोरोफिल है, और डार्क फेज जो है वो स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो अब इन क्लोरोप्लास्टिड्स का नंबर और शेप वेरिएट कर सकता है, डिफरेंट जगह डिफरेंट अरेंजमेंट रहता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमेशा सॉसेज शेप रहता है। ठीक है, बट प्लास्टिड के केस में जो हमारे पास मेन प्लास्टिड है, जिसके बारे में हमने भी यहाँ पे बात की, तो बच्चे वो डिफरेंट शेप का हो सकता है। तो बच्चे शेप कैन बी रिबन लाइक आप अरेंजमेंट देख पाते हो उसमें स्पाइरो वगैरह में बनाते हो ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्पाइरो वगैरह बनाते हो। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हो और उसमें ऐसे इनर साइड रिबन जैसा अरेंजमेंट होता है। दिस रिबन लाइक स्ट्रक्चर इज क्लोरोप्लास्ट। उसके अलावा डिस्क शेप हमने ऑलरेडी बनाया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कप शेप्ड रहता है क्लेमिडोमोनास में। तो क्लेमिडोमोनास में भी एक बार दिखा देती हूँ। क्लेमिडोमोनास इज अ ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसिए। ठीक है, इक्वल फ्लैजिला होते हैं, एपिकल फ्लैजिला होते हैं, है ना, यूनिसेल्युलर एल्गी है, और इसमें इस तरीके से जो बेस पे स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो डिजाइन नहीं है, वो क्लोरोप्लास्ट है, ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो कैसा भी हो सकता है, डिस्क शेप, डिस्कॉइडल, ओवल, कप शेप, रिबन लाइक, अलग अलग शेप्स रह सकती हैं। और जैसे इसका अगर नंबर की बात करें तो नंबर भी वेरिएट करते हैं, जैसे 1 इन क्लेमिडोमोनास में एक ही है। उसके बाद अगर हम एक नॉर्मल लीफ के मिजोफिल सेल की बात करें तो 20 to 40 उसका काउंट आ जाता है, क्योंकि हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होंगे, लीफ सेल के अंदर। ठीक है, तो मिजोफिल सेल में। ठीक है, अलग अलग नंबर रह सकता है। लेकिन बच्चे एक चीज और है, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया इस क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, जो कि एक प्लास्टिड है, पर हम इसको अलग से प्लास्टिड टर्म क्यों देते हैं, सिंपल क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं लिखते? वो इसीलिए बच्चे, हमने हेडिंग इसीलिए नहीं लिखा है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हमारे पास प्लास्टिड और भी तरह के होते हैं, हम उसको स्पेसिफिकली ऐसा मेंशन नहीं कर सकते। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिसमें ये स्ट्रक्चर खत्म हो गया होता है, वो कुछ और पिगमेंट्स जो है वो स्टोर कर लेते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो पिगमेंट्स ना स्टोर करके फूड स्टोर कर लेते हैं, प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन।
तो वो भी तो कंसीडर कर लेना, चाहे जो मर्जी है तो प्लास्टिड ही है, चाहे वो क्लोरोफिल कंटेन करे ना करे। तो इसीलिए एक बार उनके टाइप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, हम इग्नोर तो करेंगे नहीं ना, है ना, ध्यान तो रखना पड़ता है हर चीज का। तो बच्चे अब टाइप्स में सबसे पहले तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल होता है और ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम पूरा स्ट्रक्चर भी जान चुके हैं इसका। इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड ग्रीन इन कलर, जिस ग्रीन कलर पिगमेंट। ग्रीन कलर क्यों? क्योंकि इसको ग्रीन कलर बिल्कुल पसंद नहीं है और ये रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हमें ग्रीन दिखता है, ठीक है। कुछ फेवरेट कलर्स हैं, कुछ फेवरेट रेंजेस हैं जिसके दौरान फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, वो आगे बात करेंगे। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स कलर, है ना, बट कलर की बात तो हमने यहाँ पे कर ली। पर बच्चे प्लांट में क्या सिर्फ एक कलर होता है? फ्रूट्स में भी तो कलर होते हैं, फ्लावर में भी तो कलर होता है, रेड, पिंक, येलो, है ना, ब्राउन भी आता है ना ऑटम में। तो बच्चे एक क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स पिगमेंट्स, ये भी पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, लाइक ज़ेंथोफिल्स, ठीक है, लाइक ज़ेंथोफिल्स, अदर पिगमेंट्स, अदर कैरोटेनॉइड्स। एंथोसायनिन्स नॉर्मली नहीं होते, कैरोटेनॉइड्स हो सकते हैं, ज़ेंथोफिल्स हो सकते हैं, ठीक है, बट नॉट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा बाकी पिगमेंट होंगे, क्योंकि क्लोरोफिल सिर्फ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में रहता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट, ये लास्ट ऑर्गेनेल है, इट स्टोर्स फूड। तो आप बोलो क्या उसमें ये चीजें होंगी? बिल्कुल नहीं होगा, कोई ग्राना नहीं, कोई स्ट्रोमल लैमेले नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर उसे फूड स्टोर करना है या बाकी पिगमेंट स्टोर करने हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करना, तो ये पूरे सेटअप की क्या जरूरत है ना, तो ये सब डीजनरेट हो गया होता है इसमें। तो ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर करता है, लेकिन फूड का नेचर अलग अलग है ना, प्रोटीन, लिपिड और स्टार्च। तो फूड स्टोर करने की बात करें तो हमारे पास वो ल्यूकोप्लास्ट जो फूड स्टोर करते हैं, उसमें से कुछ है अमाइलोप्लास्ट। क्या है? अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट वो होते हैं जो कि स्टोर करते हैं स्टार्च, स्टार्च विच इज अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन प्लांट्स। उसके बाद है हमारे पास इलायोप्लास्ट, क्या स्टोर करेगा बेटा ये? ऑयल यानी कि लिपिड्स। और उसके बाद एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करते हैं। तो वो ल्यूकोप्लास्ट जो लिपिड स्टोर करेंगे इलायोप्लास्ट, वो ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च स्टोर करेंगे अमाइलोप्लास्ट, वो जो प्रोटीन स्टोर करेंगे उसे एल्यूरोप्लास्ट कहेंगे। अगर फूड ना स्टोर करके पिगमेंट स्टोर किया अदर देन क्लोरोफिल तो क्रोमोप्लास्ट, अगर क्लोरोफिल है और ये सेटअप है तो क्लोरोप्लास्ट। और हमने जहां यहाँ पे जो डिटेल में स्ट्रक्चर किया, जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का है, इसलिए हमने उसे ही डील किया है यहाँ पे बेटा, ठीक है। सो ये है पूरा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, यानी कि प्लास्टिक के बारे में। तो बच्चे अब नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली में हमारे पास है राइबोसोम और सेंट्रोसोम, हम डील करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से राइबोसोम ऐसी ऑर्गेनेली जो हर किसी में मिलेगी। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ राइबोसोम्स, जिसे डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलेट ने। में जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम्स डिस्कवर किए थे, वो राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं, जिन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। और बच्चे राइबोसोम बना होता है खुद कुछ प्रोटीन्स और आरएनए से, जिसे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। तो एक तरह से कहा जाए ये राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज करता है। तो राइबोसोम की सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियोलस करेगा।
न्यूक्लियोलस राइबोसोम फैक्ट्री है और राइबोसोम फिर प्रोटीन बनाता है, यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री बन जाता है। तो बच्चे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ना हमारे पास राइबोसोम्स जो है वो दो तरह के हैं, दो तरह के, 70S एंड 80S। 70S और 80S बच्चे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पे ये फ्रैक्शन दिया गया है। तो बच्चे जहां पे S जो है वो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्वेडबर्ग्स यूनिट। किसका रेट क्या है सेडिमेंटेशन का, उसके बेसिस पे हमारे पास दो तरह के राइबोसोम्स है, जिसमें से 70S राइबोसोम में दो पर्टिकुलर पार्ट्स होंगे। क्योंकि अगर एक राइबोसोम में ना हमारे पास स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर में लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट होता है। तो बच्चे जिसमें से एक बार यहां पे बना देती हूँ, 70S का जो लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है 50S, ठीक है। और उसके बाद स्मॉलर सब यूनिट जो है वो होता है 30S। अगेन बोल रही हूँ, प्लस नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, अगर ये राइबोसोम है, राइबोसोम का ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है, तो उसमें से यहाँ पे ये 50S का होगा इसका सेडिमेंटेशन रेट, इसका 30S होगा और कंबाइनली 70S, ठीक है। तो बच्चे ये 70S प्रेजेंट है इन प्रोकैरियोट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, इनके अंदर, ठीक है, जो हमने इनिशियली बात किया था लेक्चर के। और 80S जो है उसमें लार्जर सब यूनिट है 60S और स्मॉलर वन 40S, ठीक है। 30, 40, 50, 60 इसी तरीके से रहेगा। और बच्चे इसका काउंट 100 आएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं, ठीक है, उसको 80 ऐसे मार्क करना है हमेशा। तो बच्चे इसमें अगर हम लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट देखें तो अकॉर्डिंगली रहता है, तो 60S और 40S ऐसा, ठीक है। ये ट्रांसलेशन के दौरान ही आपने स्ट्रक्चर देखा ये वाला, ठीक है। तो बच्चे ये रहता है यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में। और बच्चे कोई भी कंडीशन हो, कहीं पे भी हो, राइबोसोम प्रोटीन ही फॉर्म करता है, चाहे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्यों ना जुड़ा, ठीक है। तो यहां से कंप्लीट होता है राइबोसोम, बाकी नॉन मेम्ब्रेनस हम करेंगे कल।